हेलो दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अभी पीछे पाठ पढ़ा था भारत पर अरबों का आक्रमण। तो हमने देखा था कि अरबों के आक्रमण में लगभग हमने सारी विस्तार पूर्वक कहानी जानी थी कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, कौन कौन से स्थानों पर उसने आक्रमण किया, और कह सकते हैं कि जैसे कि कौन से राज्य पर आक्रमण किया था। तो वो राज्य अगर हम देखते हैं तो वो सिंध राज्य था। तो सिंध राज्य का राजा मैंने आपको बताया था कि दाहिर था इससे पहले वीडियो में, और हमने ये भी देखा था कि दाहिर के पास अच्छी खासी सेना होने के बाद भी दाहिर की पराजय हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई वहां से क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में कहानी हमने बताई कि कहानी के द्वारा आपको समझाया विस्तार पूर्वक, लगभग 1 घंटे का मैंने वीडियो बनाया था सिर्फ कासिम के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, तो उन्हीं अरबों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अरबों से संबंध मतलब कह सकते हैं कि पार्ट 2, तो पार्ट 2 में सिर्फ मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अरबों के आक्रमण से क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आपका कितना भी बड़ा एग्जाम हो, आपका किसी भी लेवल का, लगभग मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चाहे वो लगभग वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा धैर्य पूर्वक उसको कहानी को समझना होगा, उन क्वेश्चनों को जानना होगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि कोई भी एग्जाम है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस पार्ट 2 को देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएंगे यहाँ के क्वेश्चन कि मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। मैं आज हर क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा हो, कुछ भी किसी लेवल का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। और लगभग डिस्कस तभी होगा आपके बीच में जबकि आप पिछले वीडियो को जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई जो कासिम था, मैंने आपको पूरी विस्तार पूर्वक कहानी बताई थी। अब उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या बन रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो को मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम, सभी लोगों को जवाब देना है, कमेंट भी करना है आपको कि भाई मोहम्मद बिन कासिम, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, पहला क्वेश्चन आपका यही है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किस दर्रे को पार करके भारत पहुंचा था। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने हालांकि इससे पहले वीडियो में सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताई है और ये भी बताया है कि मैंने कौन से दर्रे को पार करके आया। कमेंट जरूर करें कि सबसे पहली बात है कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे को पार करके भारत आया था। जल्दी से बताएं। अगर आपको पता है, आपने पिछला वीडियो देखा, तो मैं समझता हूं कि जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है तो वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा, देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो दर्रा पार करके आया था वो गोमल दर्रे को पार करके आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गोमल दर्रे को। पहला क्वेश्चन आपका ये बन चुका है कि किस दर्रे को पार करके आया था भैया, तो आप बताएंगे सीधा गोमल दर्रे को। मैंने आपको बताया, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले किस तट पर आकर रुका था। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे को पार करके, मोहम्मद बिन कासिम गोमल दर्रे को पार करने के बाद, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम गोमल दर्रे को पार करने के बाद वो किस तट पर रुका था। तो उस तट का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम गोमल दर्रे को पार करने के बाद किस तट
पर रुका था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप जल्दी से जल्दी जवाब दे सकते हैं और बहुत आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम गोमल दर्रे को पार करते हुए मकरान तट पर रुका था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मकरान तट। दो क्वेश्चन आपसे इंपोर्टेंट बन चुके हैं। देखिएगा मैं हर क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। जैसे कि आपसे पूछ रहे जजिया अगर सबसे पहले, तो बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको किताबों में ढूंढने से मिलेंगे उन क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर बहुत आसानी से लिख सकता हूं, और जिसने कहानी समझी होगी तो भैया वो आसानी से इनको कर सकता है, और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने आपको एक स्पेशल पार्ट बनाया है ताकि आपको कहानी भी समझ में आए और आपको क्वेश्चन भी समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिएगा मकरान तट को पार कर, मतलब मकरान तट पर आकर रुका था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि देखिए कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि सारा तो मैं नहीं लिख सकता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे को पार करके भारत आया, तो आप क्या बताएंगे? गोमल दर्रे को पार करके। आपसे पूछा जाएगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम गोमल दर्रे को पार करने के बाद सबसे पहले किस तट पर रुका था? बहुत ही कम किताबों में दिया हुआ है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे मकरान तट पर, मकरान तट पर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कितनी सेना लेकर भारत पहुंचा था? हालांकि आज तक ऐसी क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कहानी समझी होगी तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को भी कि मोहम्मद बिन कासिम मात्र 10,000 सेना लेकर पहुंचा था। अब देखिएगा आपका कितनी सेना थी पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम कितनी सेना लेकर भारत आया था। तो सीधा सा आपको जवाब देना है 10,000 सेना। मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा यहां से कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो कितनी सेना लेके भारत पहुंचा था वो? 10,000 सेना लेके। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, देखिएगा वहां से ही कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम किस देश से भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम किस देश से भारत आया था? तो आपको मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था? अरब से आया था। ये बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई किस देश से भारत आया था? किस देश से भारत आया था? तो किस देश से आया था? अरब देश से। सभी को पता है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ हमारे सारे ही क्वेश्चन कहानी के रूप में भी और आपके क्वेश्चन टाइप से भी आपको अगले पार्ट में मिल चुके हैं। तो कितनी, मतलब किस देश से आया था भैया? तो आप बताएंगे अरब देश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 5वां क्वेश्चन ये होगा कि देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आपको सीधा बताएंगे एक चशनामा ग्रंथ से। हालांकि मैं चशनामा ग्रंथ को अलग से इसी में बताऊंगा अभी डिटेल से, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि देखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस तट पर आक्रमण किया था? बहुत क्वेश्चन है आपके। मोहम्मद बिन कासिम ने, सभी लिखेंगे भैया, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध के किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो मैंने आपको बताया था भैया सबसे पहले किस तट पर आकर रुका था? तो मकरान पे आया था। आक्रमण किस पे करेगा? तो सीधी सी बात है कि मकरान पे करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मकरान पर।
अगला देखिएगा, छठा क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि 2-3 लाइनों से कासिम के आक्रमण की जानकारी हमें नहीं मिलती। हालांकि हम कह सकते हैं कि भाई जजिया कर इसने लगाया, किताबों में लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, धन दौलत लूटना था। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन वो बता रहा हूं जो कि आपको वो छुपे हुए क्वेश्चन है। और छुपे हुए क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने पिछला वीडियो देखा हो, तभी आपने अगर मैप समझा हो, मैपिंग जो मैंने आपको बताया है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला प्रथम मुस्लिम, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था, तो वो कोई और नहीं था, वही मोहम्मद बिन कासिम था। छठा क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था, प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने कि प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, 7वां क्वेश्चन आ जाएगा आपका, छठा हो गया आपका, और आपका 7वां क्वेश्चन यही है कि किस मुस्लिम ने भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाया था। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका कि किस मुस्लिम ने भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाया था। तो प्रथम बार जो जजिया कर लगाया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था और देवाल को जीत चुका था, मकरान को जीत चुका था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने यही कहा था कि या तो आप मुस्लिम बनिएगा या फिर आपको जजिया कर देना होगा। इसके साथ साथ मैंने सारी कहानी में विस्तार में यह भी बताया था कि 17 साल से कम आयु के लोगों को उनकी हत्या कर दी जा रही थी, कि 17 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको जबरन इस्लाम या मुसलमान बनाया जा रहा था। तो वही अगर हम बात करते हैं कि जजिया कर का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जजिया कर प्रथम बार किसने लगाया, जजिया कर की वसूली किसने करी, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, जैसे कि आपका ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रथम बार जजिया कर लगा दिया आपके कासिम ने, वसूली किसने करी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जजिया कर को समाप्त किसने करा, अकबर ने करा। पुनः किसने लगाया, आपके औरंगजेब ने लगाया 1679 में। हमेशा के लिए समाप्त किसने करा, तो आपका अंत में आता है, देखिएगा कहीं कहीं फर्रुखशियार मिलता है और कहीं कहीं आपको जहांदार शाह मिलेगा, क्योंकि जहांदार शाह ने 1713 ईस्वी में एक पूर्णता से पूरे भारत से कोई भी जाति का लोग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, सभी से क्या कर दिया था, बिल्कुल पूर्णता से मुक्ति कर दी थी। तो मैं उसका भी हालांकि पूरे वीडियो बनाऊंगा, एक दिन का लेक्चर आपका जजिया कर का ही होगा, किस वर्ष हटाया, क्यों लगाया, और जजिया कर को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पिछले वाले वीडियो के, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि वो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिएगा जजिया कर लगाने वाला भारत में पहली बार कौन हो गया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, सभी ने लिख लिया हो तो। अगला क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाएगा कि भारत में वह कौन सा मुस्लिम था जिसने कि सिंध को जीता था। भारत में वह कौन सा मुस्लिम था जिसने कि सिंध को जीता था। तो सिंध को जीतने वाला पहला मुस्लिम कोई और नहीं था, वही मोहम्मद बिन कासिम। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला मुस्लिम कौन था। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने
सिंध पर सिंध को जीता था। तो वो कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुस्लिम था जिसने कि सिंध को जीता था। तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये मैं आपको बता चुका था। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन यही बनेगा कि सिंध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? क्या बोला मैंने क्वेश्चन? जो सिंध विजय थी भैया, किस कौन सी? जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने जीता था सिंध को, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो उसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है? तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि वह पुस्तक का नाम था चचनामा। कि सिंध विजय की, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि सिंध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो आप क्या बताएंगे? चचनामा ग्रंथ से या चचनामा पुस्तक से। मतलब कि सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो आप सीधा सा जवाब देना है कि जो सिंध विजय की जो जानकारी हमें मिलती है वो कोई और पुस्तक नहीं थी, उस पुस्तक का नाम है चचनामा पुस्तक या चचनामा ग्रंथ। चचनामा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, कि ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध की जानकारी ऐसे पूछे कि किस पुस्तक से मिलती है? तो चचनामा पुस्तक से मिलती है। सिंध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है। अरबों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो आप बताएंगे आपके यही चचनामा पुस्तक से या चचनामा ग्रंथ से। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की जानकारी हमें कौन सी देती है? तो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूं कि इस पुस्तक से आपसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चचनामा को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध विजय की जानकारी किसकी भैया? सिंध विजय। अगर पूछा जाए कि सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? जानकारी शॉर्ट में लिख देते हैं, जानकारी। तो सिंध विजय की जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? चचनामा ग्रंथ से या चचनामा पुस्तक से। अच्छा, अगर पूछा जाए इसी चचनामा ग्रंथ से या चचनामा पुस्तक से कि सिंध विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जाए कि कासिम की मृत्यु की जानकारी, कासिम, मैं हर तरीके से क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप समझ सको। मैं छोटी से छोटी लैंग्वेज लिख रहा हूं और बड़ी से बड़ी लैंग्वेज का भी हम उपयोग करूंगा ताकि आप किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहीं मार ना खाएं। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप एसएससी लेवल से आईएएस लेवल तक भी आप इसको पढ़ेंगे अरबों के आक्रमण को, मैं वादा करता हूं कि आपका यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं इसीलिए आपको 2 पार्ट में अरबों का आक्रमण पढ़ा रहा हूं। एक में आपको कहानी बताइए और एक में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। और क्वेश्चन भी आपको मैं ऐसे करा रहा हूं कि आपको बहुत ही कम किताबों मिलेंगे किताबों, मैं भी किताब से ही पढ़ के आया हूं भैया, लेकिन उसमें आपका कहीं ना कहीं नजरिया ऐसा है कि आप पूरी किताब को नहीं पढ़ पा रहे। तो इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम दीजिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप आराम से बैठिएगा। आपको ना तो किताब देखने की आवश्यकता, ना किसी यूट्यूब चैनल को देखने की ज्यादा आवश्यकता। आप हर यूट्यूब चैनल को देखिएगा और फिर तुलना करिएगा आपकी द क्रिएटर क्लासेस में क्या चल रहा है। थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ना भैया।
तो वही अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सिंध विजय की जानकारी हम कहां देख रहे हैं, चचनामा पुस्तक से देख रहे हैं। तो वैसे अगर हम बात करते हैं कि कासिम की मृत्यु की जानकारी, कासिम की मृत्यु की जानकारी, तो सीधा सा जवाब देना आपको चचनामा पुस्तक से मिलती है। अच्छा, अगली लैंग्वेज आपसे यह भी तो पूछी जा सकती है कि अगली लैंग्वेज क्या हो सकती है कि अरबों के आक्रमण की जानकारी भैया, अरबों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है या चचनामा ग्रंथ से मिलती है। तो वैसे अगर पूछा जाए तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली इस्लामिक लिखित पुस्तक कौन सी है, तो पहली इस्लामिक लिखित पुस्तक जो हमें देखने को मिलती है, वैसे आप कुरान की ओर ना जाएं, वो अलग धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भारत में या अरबों के द्वारा, किनके द्वारा, अरबों के द्वारा पहली लिखित पुस्तक कौन सी थी, तो वही चचनामा थी। मतलब कि अरबों के द्वारा, ऐसे लिखेंगे भैया, अरबों के द्वारा, अरबों के द्वारा प्रथम लिखित पुस्तक है, लिखित पुस्तक। बहुत ही मजा आने वाला भैया, देखिएगा आप बिल्कुल परेशान ना होएं, मैं हर क्वेश्चन आपको देखूं, आपको मतलब समझाऊंगा यहाँ पर। अब देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं भैया, अब आप कहां ढूंढते हैं क्वेश्चनों को। आपको ऐसा लगता है कि यार कासिम में 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, अरे क्वेश्चन सब यहां से, बस थोड़ा सा नजरिया आपका गलत है कि आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं उन किताबों को, सब जानकारी यहाँ पर आपको मिल रही है। तो वैसे अगर हम बात करते हैं भैया, तो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अब देखिए कि चचनामा पुस्तक अगर हम बात करें, तो जब चचनामा लिख ही दिया है, तो चचनामा अगर हम बात करते हैं कि चचनामा की मूल भाषा क्या है, पूछा जा सकता है भैया, जो आपकी चचनामा पुस्तक है उसकी मूल भाषा क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो इसकी मूल भाषा थी, मूल भाषा, तो इसकी मूल भाषा जो है वो अरबी है, अरबी भाषा। पूछा जा सकता है भैया कि चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, तो चचनामा जो ग्रंथ है वो लिखा हुआ है अरबी भाषा में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, देखिएगा और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका फारसी में अनुवाद, इसका जो है फारसी में अनुवाद, तो देखिएगा भैया जो फारसी में अनुवाद हुआ है इसका, वो हुआ है मोहम्मद बिन, एक मिनट, हाँ, मोहम्मद अली, थोड़ा नाम बड़ा है भैया, मोहम्मद अली बिन अबू चक्र कुकी, कुकी भैया, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो याद रखना है, इनका जो नाम है, इनका कह सकते हैं जो फारसी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इसका जो फारसी में अनुवाद किया है उनका नाम है मोहम्मद अली बिन अबू चक्र कुकी, कुकी याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए, मोहम्मद अली छोड़िएगा, अबू याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं भैया, इतना याद रखना, इसे छोड़ दे, भूल जाओ। जहां कुकी दिख जाए, अबू चक्र, जहां चक्र लग जाए हो जाएगा काम। और चक्र को याद रखना, चक्र कुकी, चक्र कुकी, कुकी बोलते भैया, कभी कुकी में फंस जाओ,
क्योंकि सूफी संत कुकियों में बहुत लगा है। तो याद रखना है कि जहां चक्र कुकी लगे तो वो कौन है, चचनामा पुस्तक का फारसी में अनुवाद करने का चक्र कुकी याद रखियो। ठीक है भैया। तो वैसे अगर हम बात करते हैं, चलो हमने देखा कि इसकी मूल भाषा कौन सी होगी, फारसी होगी भैया, सॉरी मूल भाषा जो होगी वो अरबी भाषा होगी। अगर हम बात करते हैं फारसी अनुवाद किसने किया, मोहम्मद अली बिन, या कह सकते हैं अबू चक्र कुकी या चक्र कुकी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसी चचनामा ग्रंथ की, तो चचनामा ग्रंथ में अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, लो भैया हमने बताया था आपको, बहुत ही मजा आने वाला है आपको क्लास में जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और जब आपको लगेगा कि हाँ बाकी में जब 10 किताबें देखेंगे कि यार सर ने तो बहुत अच्छा बताई सारी बातें यहाँ पर, तो अंग्रेजी में अनुवाद बताओ मुझे आप, कोई बता सकता है? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, बताओ। मैं बता, हम बताते हैं। VM पोटा, पेओटेरा पोटा, पोता मत कर दियो। क्या है भैया, अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है वो किसने किया है, पोता, पोटा, तय है भैया, यो थोड़ा तय क्या है, पोटा, VM पोटा अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने, आपके चचनामा पुस्तक का अनुवाद VM पोटा ने किसमें किया है, अंग्रेजी में भैया। अब देखिएगा यहां से आपके देखिए चचनामा पुस्तक से मैं समझता हूं या आपके इसी चचनामा ग्रंथ से आपके कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि सिंध विजय की जानकारी हमें किससे मिलती है, चचनामा पुस्तक से मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की जानकारी हमें किससे मिलती है भैया, चचनामा पुस्तक से मिलती है। अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो आप बताएंगे चचनामा पुस्तक से मिलती है। अरबों के द्वारा लिखित पहली पुस्तक बताइए भैया, तो आप क्या बताएंगे, चचनामा पुस्तक बताएंगे। अब चचनामा में और आ जाओ भैया, चचनामा पुस्तक की, चचनामा ग्रंथ की मूल भाषा क्या है, सभी को पता है अरबी भाषा में लिखी गई है। अच्छा, फारसी में अनुवाद किसने किया है, मोहम्मद अली बिन अबू चक्र कुकी, तो चक्र याद रखना मैंने आपको बताया। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो आप बताएंगे VM पोटा ने। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो चचनामा ग्रंथ से तो लगभग क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है भैया। तो वैसे अगर हम देखते हैं कि जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, आपसे पूछा जाएगा कि अरबों के आक्रमण के समय, देखिए बहुत क्वेश्चन है आपके, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का वह कौन सा स्थान था जो कि सबसे ज्यादा धनी स्थान था, तो आपको सीधा सा जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन में आपको लिख दे रहा हूं यहां पर कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का कौन सा स्थान सबसे धनी था। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कि सिंध में सबसे ज्यादा जो धनी राज्य था या स्थान था वो था मुल्तान। तो सीधा सा जवाब देना है, जो सबसे ज्यादा जो धन था वो किसमें हुआ करता था, सिंध का सबसे जो धनी स्थान था वो कौन सा था, मुल्तान था। इसीलिए अगर हम बात करते हैं कि इसी मुल्तान को, देखिए और क्वेश्चन सुन लीजिएगा यहां से, जब सबसे ज्यादा धनी जो स्थान था तो अरबों ने इसी मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया। तो याद रखना है कि सिंध का वह कौन सा स्थान है जिसको कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय। तो वो स्वर्ण नगरी के नाम से, क्योंकि मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी
क्यों कहा गया कि सबसे ज्यादा अगर कहीं सोना था, क्या था, सोना था, सोना, तो वो कहां था, मुल्तान। पूरा मुल्तान अगर हम बात करते हैं, पूरा मुल्तान के जो घर थे, जो बर्तन वहां के लोग उपयोग में लाते थे, तो वो किसका करते थे, सोने के बर्तनों का। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सोने की नगरी किसको कहा जाता है, तो सोने की नगरी भी किसको कहा जाता है, आपको मुल्तान को लिख दे रहा हूं भैया, कभी बोलो फिर समझ में ना आया। स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, मुल्तान को कहा है। मैं सारी चीजें बता चुका हूं वैसे थोड़ी थोड़ी। तो इसको सोने की नगरी भी कहा जाता है, सोने की नगरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोने की नगरी किसको कहा जाता है, मुल्तान को कहा है। किसने कहा है, अरबों ने कहा है, अरबों ने कहा है। तो याद रखना भी है यहां से कि सोने की नगरी या स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है, मुल्तान को कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भैया अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या थी भैया, सिंध की राजधानी क्या थी। मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, लिख लेंगे सभी लोग शॉर्ट में, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की, क्या कह रहे हैं हम भैया, सिंध की राजधानी क्या थी। तो मैंने आपको बताया कि भैया पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस समय कहानी आपको समझा रहा था कि सिंध के मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी थी आरोर। क्या थी, आरोर। आ है भैया, ये पहले मत समझ लेना, आ है। ये उस समय राजधानी हुआ करती थी। मैंने आपको बताया इस पे बजरा का शासन था, बजरा यहाँ का सूबेदार था, बजरा कोई और नहीं था, वो कौन था, दाहिर का पुत्र था। अच्छा, अगर हम बात करें कि जैसे कि सिंध की राजधानी क्या हो गई, आरोर हो गई, वैसे ही अगर हम देखें और क्वेश्चन क्या बन सकता है वहां से क्वेश्चन यही बन सकता है कि बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के 2 प्रमुख बंदरगाह बताओ। अब कितने लोग जानते हैं भैया, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध के 2 प्रमुख बंदरगाह बताओ। तो सिंध के जो 2 प्रमुख बंदरगाह थे कासिम के आक्रमण के समय, सिंध के 2 प्रमुख बंदरगाह, तो सिंध के 2 प्रमुख बंदरगाह थे भैया। देखिएगा, एक तो था देवल, देवल बोल सकते हैं या देवाल बोल सकते हैं, देवल हो गया एक तो, दूसरा था मकरा। तो याद रखना है कि कासिम के आक्रमण के समय सिंध के 2 प्रमुख बंदरगाह थे, और वो दोनों बंदरगाह कौन से हैं, देवल थे और एक था मकरा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि 2 प्रमुख बंदरगाह बताओ, तो आपको सीधा जवाब देना है, एक तो हो गया देवल और एक कौन सा हो गया, मकरा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम अपना आक्रमण का जारी रख रहा था, उस समय आक्रमण कर रहा था सिंध पर, तो मैंने आपको बताया था कि दाहिर के मरने के बाद राजपूतों की दशा बुरी हो चुकी थी। जब राजपूतों की दशा बुरी हुई थी तो वहां की महिलाओं को एक जबरन बंदी बनाकर खलीफाओं के सामने पेश किया जा रहा था, उनके साथ जबरन निकाह किया जा रहा था। तो उसी समय एक कहानी मैंने आपको छोटी सी बताई होगी कि दाहिर की 2 पत्नी थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दाहिर की 2 पत्नियों का नाम बताओ। एक का नाम था रानी बाई, एक का नाम था लाडो देवी। तो आपसे पूछा जाएगा कि दाहिर की 2 पत्नी बताओ, 2 पत्नी का नाम बताओ। दाहिर की 2 पत्नी कौन कौन सी हैं? उस समय तो ज्यादा भी रखते थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं उनकी तो 2 ही हम देख रहे हैं। वैसे अगर हम देखें कि आपके जहांगीर के पास 27 पत्नियां थी, ये तो थोड़ा सही भी है। चलो, तो दाहिर की 2 पत्नी थी भैया, तो 2 पत्नियों के नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? तो 2 पत्नियों के नाम है, एक का नाम है रानी बाई। अब आप बोलोगे सर पत्नियों के नाम क्यों बता रहे हैं? अभी क्वेश्चन बताऊंगा भैया, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका।
रानी बाई। दूसरा अगर हम बात करते हैं, इसका नाम है लाडो। लाडो कहां गई? लाडो देवी, ठीक है, लाडो देवी। अब लाडो तो लाडो में रह गई, इसने तो दबाव में आके विवाह किससे कर लिया? कासिम से। कासिम के साथ क्या किया था? विवाह था। अब ये जो रानी बाई थी, इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने सिंध की महिलाओं के साथ जौहर किया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि सिंध के राजा दाहिर की दो पत्नियों के नाम बताओ। दोनों पत्नियों के नाम लिखे हो, रानी बाई, लाडो देवी। दाहिर की कोई भी पत्नी दिख जाए, रानी बाई आ जाए या लाडो देवी, दोनों में से एक लगा दे। ऑप्शन में आएगा क्या कि दाहिर की दो पत्नी बताओ, एक का नाम आ जाएगा लक्ष्मी बाई, ऐसी दे देगा, बाई जरूर लगा देगा, बाई का थोड़ा देगा, या रानी बाई, वो लक्ष्मी बाई नहीं भैया, ये है लक्ष्मी बाई। और किस दे देगा, जैसे कि मान लीजिएगा कुछ अन्य नाम दे दे, कमला देवी दे दे, तो आपसे पूछा जाएगा कमला देवी। तो कमला देवी आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से बताओ भैया, निम्नलिखित में से बताओ दाहिर की कौन सी पत्नी नहीं थी या थी। तो इनमें से अगर देखे, एक तो ये भी पत्नी थी और ये भी पत्नी थी भैया। अब इनमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताओ दाहिर की वह कौन सी पत्नी थी। निम्नलिखित में से बताओ कि दाहिर की वह कौन सी पत्नी थी जिसने की जौहर किया था। तो जौहर करने वाली, मतलब कि जौहर का अर्थ यही है कि अपनी लाज, आन बान, शान बचाने के लिए एक पतिव्रता महिला थी। इसने यही कहा था कि जब मेरे दाहिर नहीं रहे तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए बताते हैं कि इसने अग्नि में कूदकर कुछ महिलाओं के साथ जान दी थी, अपनी सखियों के साथ। तो देखिएगा यहां से जौहर करने वाली प्रथम, भारत में अगर पूछा जाए, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला बताओ जिसने की जौहर किया था। तो जौहर करने वाली इतिहास की प्रथम महिला कौन है? तो वो कौन है? रानी बाई। मतलब कि प्रथम महिला, ये भैया प्रथम महिला है जिसने की क्या किया था? जौहर किया था। या क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दाहिर की कौन सी पत्नी थी जिसने की जौहर किया था। तो जौहर करने वाली कौन सी थी? वो थी रानी बाई। प्रथम महिला कौन होगी जौहर करने वाली? किसी राजा की भी, मतलब कह सकते हैं पत्नी। तो छोटे मोटे तो जौहर चलते रहते थे, लेकिन जो इस इतिहास में पहला चर्चित जौहर था वो था इसी रानी बाई का। वैसे उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम आपको पृथ्वीराज चौहान पढ़ाएंगे, मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ाएंगे, तो उसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की पत्नी जिसका नाम क्या था, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, वो भी क्या, संयोगता। संयोगता क्या करेगी? जौहर करेगी। इतिहास का दूसरा जौहर बताया जाएगा। पहला कौन सा हो गया? पहला तो हो गया रानी बाई का, प्रथम हो गया भैया। दूसरा किसका हो गया? संयोगता। संयोगता कोई और नहीं थी, ये एक तरह से प्रेम करती थी किनसे? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ये पहला जौहर किसका हो गया? रानी बाई का हो गया। पहला जो लिखेंगे सबसे पहले, दाहिर की वह कौन सी पत्नी थी जिसने जौहर किया था? दाहिर की वह कौन सी पत्नी थी जिसने जौहर किया था? समझ में आ रहा है सबको? तो वो कौन थी? रानी बाई।